अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सलमान, एज एजुकेशन में आप लोगों के साथ। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, इकोनॉमिक्स का टॉपिक है व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले हम लेक्चर 1 है जिसमें हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स एक इकोनॉमी का को स्टडी करने को कहते हैं, लेकिन इकोनॉमी को स्टडी करना ओवरऑल बेसिस पे। यानी एक मैक्रो इकोनॉमिक्स की दो पार्ट है आपके पास, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी हम पढ़े मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं कि ऐसी इकोनॉमिक्स जिसमें हम ओवरऑल इकोनॉमी को स्टडी करते हैं। इकोनॉमी मीन्स किसी भी कंट्री का वो निज़ाम जो कि चलाया जा रहा होता है, उसकी बेसिस पे हम क्या करते हैं, जितने भी सारे डिसीजन ले रहे होते हैं, जितनी भी स्टडी कर रहे होते हैं, वो सब हम ओवरऑल बेसिस पे कर होते हैं। यानी अगर कोई कंट्री अपने बारे में स्टडी करना चाहती है, तो उसको इसका मतलब ये है कि वो अपने वो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है स्टडी कर रही है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की हम डेफिनेशन इस तरह से पढ़ सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी इकोनॉमी वाइड फिनोमिना सच एज इन्फ्लेशन, प्राइस लेवल, एग्रीगेट आउटपुट, रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, नेशनल इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक एंड चेंजेस इन अनएम्प्लॉयमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी करती है, मैंने जैसे बताया, ओवरऑल बेसिस पे। तो जब ओवरऑल बेसिस की जब हम लोग बात करते हैं, तो एक नेशनल लेवल पे ये डिफरेंट टॉपिक्स आ जाते हैं, जिसमें इन्फ्लेशन है, प्राइस लेवल है, एग्रीगेट आउटपुट है। इन सब का ताल्लुक जो है वो मैक्रो लेवल पे है। यानी ये सब मैक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंक्लूड होती हैं। इन सब को हम फर्दर स्टडी अब करेंगे अभी। अब सबसे पहले आपके पास टॉपिक आ जाता है, इसमें सबसे पहले नेशनल इनकम। नेशनल इनकम किसको कहते हैं? एक कंट्री की होने वाली इनकम, सालाना इनकम को हम क्या कहते हैं? नेशनल इनकम। यानी इसकी डेफिनेशन हम इस तरह से पढ़ सकते हैं, द टोटल सम ऑफ नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ सर्टेन ईयर इज कॉल्ड नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। यानी किसी भी कंट्री की एक सालाना इनकम जो कि अपने वो रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए हासिल करती है, वो उसकी नेशनल इनकम कहलाती है। अब वो रिसोर्सेज को हासिल करते हुए, किस रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए किस तरह से हासिल करेगी? जैसे कि उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कैपिटल रिसोर्सेज हैं और ह्यूमन रिसोर्सेज है, उनको यूटिलाइज करेगी और ड्यूरिंग द ईयर मुख्तलिफ किस्म की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगी, और इस गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट में सेल किया जाएगा उनकी मार्केट प्राइस के हिसाब से। और तो जो हमें अमाउंट हासिल होगा उसको हम नेशनल इनकम कहेंगे। अब नेशनल इनकम की बात करते हैं, तो नेशनल इनकम के डिफरेंट कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, यानी हम इसको डिफरेंट तरीकों से समझ सकते हैं। एक तो नंबर 1 ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन, नेट नेशनल प्रोडक्ट और नेट इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, पर्सनल इनकम और डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। ये सारे क्या है? डिफरेंट कॉन्सेप्ट है नेशनल इनकम। ये सब का सारे कॉन्सेप्ट नेशनल इनकम को डिफाइन करते हैं। नंबर 1 आ जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन होती क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन हम कहते हैं कि ओवरऑल किसी कंट्री के अंदर होने वाली एक साल के दौरान जो प्रोडक्शन है वो क्या कहलाएगी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। लेकिन इसके अंदर आउटसाइड जो कंट्री आउटसाइड आउटसाइड अपनी कंट्री से आउटसाइड कोई अर्निंग करती है तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। सिर्फ हम विद इन अ बाउंड्री जितनी भी इनकम हो रही है हम उसको शामिल कर रहे हैं। ठीक है। अब उसमें आ जाता है कि इसकी डेफिनेशन ये है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज दैट टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं कंट्री के अंदर, उसको ग्रॉस विच आर प्रोड्यूस विद इन कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड, यूजुअली ईयर। आमतौर पर ये एक साल की बात करते हैं हम। तो एक साल के दौरान होने वाली जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, उन सब के अमाउंट जो हमें हासिल होगा, उसको हम क्या कहेंगे? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। याद रहे विद इन अ कंट्री है, आउटसाइड द कंट्री हम इसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। नंबर 2 आ जाता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन में और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में, यानी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जिसको हम शॉर्ट में जीडीपी कहते हैं और इसको जीएनपी कहते हैं। तो ग्रॉस जीडीपी और जीएनपी में फर्क यही है कि जीडीपी के अंदर हम विद इन अ कंट्री जितनी भी इनकम हो रही है हम उसको इंक्लूड करते हैं, और जीएनपी के अंदर हम विद इन अ कंट्री प्लस जो हमें दूसरी कंट्री में रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हुए हमें जो इनकम हासिल होती है वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन में आ जाती है। फॉर एग्जांपल कि फर्ज कर लीजिए कि आपके पास हमारी पाकिस्तानी कंट्री है और पाकिस्तान की अपनी कंपनीज दूसरी कंट्रीज में भी रन हो रही हैं। तो वहां से जो हमें रेवेन्यू जनरेट होगा तो वो आपका जो है वो जीएनपी में इंक्लूड होगा, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन। यानी हम नेशनल वाइज देख रहे हैं, नेशन वाइज देख रहे हैं कि हमें जितनी प्रोडक्शन हो रही है हम उन सबको इंक्लूड कर रहे हैं। विद इन अ बाउंड्री नहीं देख रहे हैं, बल्कि आउटसाइड द बाउंड्री भी हम उसको देख रहे हैं। तो आज इसके अंदर एक एग्जांपल ये भी हो सकती है कि जो पाकिस्तानी डुअल नेशनल है,
दूसरी कंट्री में गए हुए हैं अर्निंग करने के लिए, तो वहां से जो अपनी अर्निंग करके जो वो पाकिस्तान में रेमिटेंसेस भेजते हैं, तो वहां से जो आमदनी हासिल होती है वो भी आपकी जो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन में शामिल होगी, क्योंकि पाकिस्तानी ही कोई हमारी कंट्री का रहने वाला कोई दूसरी कंट्री में जाके अर्निंग कर रहा है और वहां पे से पाकिस्तान में पैसा भेज रहा है, तो वहां से जो पैसा हमें आ रहा है वो हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन में कहलाएगा। अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन इज द, इसकी डेफिनेशन ही पढ़ते हैं हम। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ अ नेशन और अ कंट्री, यानी नेशन वाइज देख रहे हैं या कंट्री वाइज देख रहे हैं हम, प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ सर्टेन ईयर। द रेमिटेंसेस sent by national working abroad are also included in the GNP of that country which they belongs। अब मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम आ जाती है। नेशनल इनकम को हम मेजर किस तरह से करें, यानी हम इसको मालूम किस तरह से करें कि हमें नेशनल इनकम कितनी हासिल हो रही है, कि जीडीपी है, जीएनपी है, उसके बारे में। तो अब उसके बाद आपके पास जो है वो तीन किस्म के मेथड आ जाते हैं, जिसमें आपके पास जाता है टोटल प्रोडक्शन या आउटपुट मेथड, नंबर 2 इनकम मेथड, और नंबर 3 आपका आ जाता है एक्सपेंडिचर मेथड। जैसे कि नाम से जाहिर है कि टोटल प्रोडक्शन प्रोडक्ट मेथड, टोटल प्रोडक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, ओवरऑल कंट्री में जितने भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुई हैं उनको हम काउंट करते हैं, ये हमारा टोटल प्रोडक्शन मेथड कहलाता है। दिस इज अ डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। अंडर दिस मेथड नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज कंप्यूटेड फ्रॉम द प्रोडक्शन और आउटपुट साइड। In this method involves measurement of national income of a country on the basis of market price of the produce। यानी हम क्या देख रहे हैं कि आउटपुट, एक तो ये डिसाइड हो गया कि टोटल आउटपुट मेथड से, टोटल प्रोडक्शन मेथड से हम कैलकुलेट कर रहे हैं नेशनल इनकम को। अब उसके लिए, उसके जरिए हम नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करें कि जो भी हमारी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं ड्यूरिंग द ईयर, जो भी हमारी सर्विसेज गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं ड्यूरिंग द ईयर, उसको हम, उसकी प्राइस को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, उसकी प्राइस को एक जगह कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में एक साल में जो है वो डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज 100 बिलियन रुपीस की जो है वो प्रोड्यूस हो रही हैं, तो ये 100 बिलियन रुपीस जो है वो आपका क्या है, नेशनल इनकम हो गई। याद रहे इसके अंदर जो हम प्राइस ले रहे हैं वो मार्केट प्राइस ले रहे हैं, अभी हम इसके अंदर कॉस्ट प्राइस नहीं ले रहे या और अदर प्राइसेस नहीं ले रहे, बल्कि हम मार्केट प्राइस ले रहे हैं जितने पे उसको सेल किया जाएगा। अब जब मार्केट प्राइस ले रहे हैं तो इसके अंदर कॉस्ट प्राइसेस भी आ जाएंगी और इसके अलावा प्रॉफिट भी आ जाएगा। तो अब इन सबको हम किस तरह से अलग करेंगे, ये हम आगे पढ़ते हैं। नंबर तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट सेक्टर सच एज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, मिनरल्स, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज। अब जब इसकी बात करते हैं हम टोटल प्रोडक्शन मेथड की, तो इसके अंदर जो है वो हम डिसाइड करते हैं, इसके अंदर हम डिवाइड कर देते हैं हमारी अपनी आमदनी को डिफरेंट सेक्टर के अंदर। कोई भी कंट्री होती है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से, इंडस्ट्रियल सेक्टर से, मिनरल सेक्टर से प्रोडक्शन जो है वो हासिल करती है। अब हम पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान में या इन सब सेक्टर से हमें जो है इनकम हासिल हो रही है। पाकिस्तान की एक बड़ी इनकम जो है एग्रीकल्चर सेक्टर से हासिल होती है, उसके बाद फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर से हासिल होती है। लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो डिपेंड कर रहा होता है एग्रीकल्चर पे और मिनरल्स पे, तो इसलिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गई और इंडस्ट्रियल हो गई, ये सब जो है पाकिस्तान के लिए, हमारी कंट्री के लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, मिनरल प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज। नंबर 2 आ जाता है आपके पास इनकम मेथड। अच्छा, तो इसके अंदर मैं ये बताया था कि ये सारे 5 सेक्टर हैं, तो इन सेक्टर्स की आमदनी को हम एक जगह कैलकुलेट कर देते हैं उनकी मार्केट प्राइस के हिसाब से, तो हमें नेशनल इनकम फाइंड हो जाती है। नंबर 2 आ जाता है आपके पास इनकम मेथड। इनकम मेथड क्या है, इनकम मेथड में हम ये कर रहे हैं कि हम ये नहीं देख रहे हैं कि एक साल में जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, बल्कि हम क्या देख रहे हैं कि एक साल में हमें हर सेक्टर से जितनी आमदनी हासिल हो रही है उसको हम क्या करते हैं, जितनी पेमेंट्स हासिल हो रही है उन सबको एक जगह एक्यूमुलेट कर लेते हैं। तो इसकी मैं जैसे डेफिनेशन पढ़ता हूँ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फैक्टर पेमेंट और फैक्टर कॉस्ट अप्रोच। इसको हम फैक्टर पेमेंट या फैक्टर कॉस्ट अप्रोच भी कहते हैं। दिस मेथड इज यूज टू कैलकुलेट नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री फ्रॉम इट्स डिस्ट्रीब्यूशन साइड। According to this method, national income is measured by summing up incomes of all individuals of a country। इसके मुताबिक हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम मेजर करते हैं सम करके इनकम्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स ऑफ अ कंट्री, यानी हमारी कंट्री के अंदर जितने भी इंडिविजुअल्स अर्निंग कर रहे हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी सैलरीड पर्सन हैं, उनकी आमदनी को, आबादी जितनी, यानी ये कह लें कि हमारी जितनी मैन पावर है कंट्री के अंदर काम करने वाली, उन सब की आमदनी को हम, इनकम को हम एक जगह एक्यूमुलेट कर लेते हैं, तो हमारा ये इनकम मेथड कहलाता है। इंडिविजुअल इनकम इज जनरेटेड बाय लेबर, वर्कर और एम्प्लॉय।
इंडिविजुअल इनकम जो है वो हम किस तरह से हासिल करेंगे, किस तरह से हासिल होती है, लेबर हासिल कर रहा होता है, लेबर वर्कर और एम्प्लॉय इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, सैलरी, रेंट ऑन लैंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट बाय ऑर्गेनाइजेशन। डिफरेंट इनकम जो है हमें जनरेट हो रही होती हैं, जैसे कि लेबर या वर्कर या एम्प्लॉय जो है वो वेजेस हासिल कर रहा होता है या सैलरी हासिल कर रहा होता है। इसके अलावा रेंट, लैंड के ऊपर रेंट मिल रहा होता है और कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है। इन सबको एक जगह एक्यूमुलेट कर लेते हैं हम, याद रहे। सिर्फ हम लोग सैलरी को नहीं देख रहे, बल्कि रेंट से हासिल होने, लैंड से हासिल होने वाला रेंट को भी देख रहे हैं, और इसके अलावा कैपिटल से प्रॉफिट को भी, हासिल होने वाले प्रॉफिट को भी काउंट कर रहे हैं। नंबर 3 मेथड आ जाता है आपके पास एक्सपेंडिचर मेथड। ये मेथड इस्तेमाल किया जाता है नेशनल इनकम को मालूम करने के लिए बाय एडिंग अप ऑल द एक्सपेंडिचर मेड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग अ ईयर, एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन गुड्स एंड ऑन कैपिटल और इन्वेस्टमेंट गुड्स बोथ आर कैलकुलेटेड। इसके अंदर हम एक अलग, एक डिफरेंट जो है वो अपना एक टेक्निक यूज कर रहे हैं। जैसे कि पहले मैंने बताया, नंबर 1 में तो हम प्रोडक्शन को देख रहे थे कि जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उनके प्राइसेस को हमने काउंट कर लिया तो हमें नेशनल इनकम पता चल गई। नंबर 2 में हमने इनकम, जितने भी इंडिविजुअल्स इनकम जनरेट कर रहे हैं उन सबको एक जगह कर लिया। नंबर 3 मेथड में हम कह रहे हैं ना इनकम को हम देख रहे हैं, ना ही अपनी प्रोडक्शन को देख रहे हैं, बल्कि हम एक्सपेंडिचर मेथड को देख रहे हैं। एक्सपेंडिचर मेथड के लिए क्या जरूरी है कि हम जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं और वो क्या हो गई हैं, सेल हो गई हैं, यानी उनके ऊपर, या ये कह लें कि उनके ऊपर खर्चा किया गया है, उनके ऊपर कंजम्पशन की गई है, तो उसको, उस कंजम्पशन को एक जगह एक्यूमुलेट कर लेते हैं तो हमें हमारा एक्सपेंडिचर मेथड कहलाएगा। फॉर एग्जांपल ये कह लें कि फॉर एग्जांपल 100 बिलियन रुपीस की जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं, तो उनमें से अगर 80 बिलियन रुपीस की गुड्स एंड सर्विसेज सेल होती हैं, ये कह लें कि उनको खरीदा जाता है कंज्यूमर की तरफ से, तो ये क्या कहलाएगा, एक्सपेंडिचर मेथड कहलाएगा। यानी उन सब कंज्यूमर गुड्स पे जो है वो क्या हो रहा है, खर्चा हो रहा है। सिर्फ कंज्यूमर गुड्स पे नहीं बल्कि कैपिटल या इन्वेस्टमेंट गुड्स पे भी खर्चा हो रहा है। कंज्यूमर गुड्स पे जो खर्चा होता है, कंजम्पशन होती है, वो तो एक एक कस्टमर कर रहा होता है, मीन्स एक मार्केट में कंज्यूमर कर रहा होता है। लेकिन कैपिटल और इन्वेस्टमेंट गुड्स जो है वो कौन सी होती हैं, ऐसी गुड्स जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट बाय करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई इंडस्ट्री रॉ मटेरियल बाय करती है अपनी फैक्ट्री के लिए, अपनी कंपनी के लिए बाय करती है, तो उसके ऊपर जो कंजम्पशन हो रही है उसको हम क्या कहेंगे, कैपिटल या बिजनेस एक्सपेंडिचर कहेंगे। अच्छा, आगे आ जाता है डिफिकल्टीज इन मेजरिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को जब हम फाइंड आउट करते हैं तो आपको जो है वो मुख्तलिफ किस्म की जो है वो मुश्किलात भी आती हैं, डिफरेंट डिफिकल्टीज आती हैं। वो क्या है, नंबर 1 तो ये कि एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो हमें, तो हमारे तीनों मेथड हैं जो भी हम यूज करते हैं नेशनल इनकम को फाइंड करने के लिए, तो ये आपके जो है वो एक 100% श्योर नहीं होते, बल्कि ये एस्टिमेशन हुई होती है, क्योंकि 100% एग्जैक्ट फिगर कोई भी कंट्री नहीं मालूम कर पा रही होती, बल्कि एस्टिमेटेड फिगर्स होती हैं ये। तो इनको भी कैलकुलेट करने में हमें जो डिफरेंट डिफिकल्टीज होती हैं वो क्या है। नंबर 1, मनी इज नॉट अ सूटेबल एंड रिलायबल मेजर ऑफ नेशनल इनकम। सबसे पहले तो ये कि जो हम मनी में काउंट कर रहे होते हैं अपनी नेशनल इनकम को, तो ये एक क्या है, सूटेबल नहीं है या रिलायबल नहीं है। कैसे, पहले मैं आपको डेफिनेशन बता दूं। मनी विच इज यूज्ड as a measuring tool itself is not suitable and reliable measures of national income. This is because of value of money does not stable, therefore cannot give an exact account of national income. कह रहा है कि मनी जो है वो एक अच्छा टूल नहीं है कि अगर हम उसको मेजर, यानी मनी में हम क्या करते हैं, जो वैल्यू एक्यूमुलेट कर रहे हैं, माली वैल्यू मालूम कर रहे हैं अपनी नेशनल इनकम, वो मनी में कर रहे हैं ना, तो मनी कह रहे हैं कि वो एक काबिल भरोसा नहीं है। उसकी वजह ये है, रिलायबल इस वजह से नहीं है क्योंकि मनी की जो है वैल्यू वक्त के साथ साथ डिक्रीज होती रहती है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक कंडीशन। जैसे कि हमारी कंट्री की एग्जांपल ले रहे हैं कि हमें पाकिस्तानी रुपया मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में उसकी वैल्यू जो है दिन ब दिन जो है वो कम भी होती चली जा रही है, ठीक है। तो इस वजह से हम, उसका नुकसान ये होता है कि हमें दूसरी कंट्री की करेंसी हमें एक्सपेंसिव पड़ जाती है, महंगी पड़ जाती है, जिसकी वजह से हम जो इम्पोर्ट करते हैं वो हमारा इम्पोर्ट अमाउंट जो है वो ज़्यादा पैसों में आ जाता है, यानी हमारी इम्पोर्ट ज़्यादा हो जाती है और एक्सपोर्ट जो है हमें कम होती है। तो एक्सपोर्ट को कम करने के लिए ज़रूरी है, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि हमारी वैल्यू भी, करेंसी वैल्यू भी अप हो। तो ये कह रहे हैं कि इसके अंदर ये इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है। तो फिर क्या किया जाए, हम कैलकुलेट कर सकते हैं और किसी उसमें, जैसे कि गोल्ड हो गया या किसी और ऑर्नामेंट में, जिसकी वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, कम ना हो रही हो। नंबर 2, या फिर ऐसी करेंसी में जिसकी वैल्यू डाउन ना हो, जैसे कि डॉलर है।
नंबर 2, डबल काउंटिंग प्रॉब्लम। डबल काउंटिंग प्रॉब्लम क्या है कि हम एक ही चीज को दो दो दफा काउंट कर लेते हैं। तो इसको किस तरह से, अभी मैं पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लें। इट रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ कमोडिटी और रॉ मटेरियल और लेबर बीइंग इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम मेजरमेंट मोर देन वंस। Double counting can be avoided only when the well qualified staff trained person available in the country। अगर कंट्री में वेल स्टाफ होगा, वेल क्वालिफाइड स्टाफ होगा, तभी वो डबल काउंटिंग से बच सकता है। बट डबल काउंटिंग से हम से बच सकते हैं। डबल काउंटिंग है क्या कि अगर कह रहे हैं कि अगर एक रॉ मटेरियल हम एक मुल्क में एक साल के दौरान जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है, हमने फॉर एग्जांपल उसको भी काउंट कर लिया और उसी रॉ मटेरियल से हमने अपनी प्रोडक्ट बना ली, उसको फिर दोबारा काउंट कर लिया, तो यहाँ पे हमारे पास डबल काउंटिंग का जो है वो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको हमने इससे अवॉइड करना है। नंबर 3 आ जाता है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन क्या है? इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑल्सो क्रिएट अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स टू मेजर द national income such as output produced in our country and owned by foreigners. Similarly, the workers working abroad receive income payments from abroad। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जो है वो भी एक बड़ा मसला होती है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह यह है कि जैसे मैंने बताया हमारी करेंसी की वैल्यू मार्केट में अप एंड डाउन हो रही होती है, तो जिसकी वजह से हमें इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को भी रिकॉर्ड करना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो इस वजह से कि सच एज आउटपुट प्रोड्यूस इन आवर कंट्री एंड ओन बाय फॉरनर्स के होता ये कि हमारी जो प्रोडक्ट जा रही होती है, प्रोड्यूस हो रही होती है, वो ज़्यादातर एक्सपोर्ट भी हो रही होती है और एक्सपोर्ट जो हो रही होती है उसमें करेंसी अप एंड डाउन होने की वजह से एक्सपोर्ट पे भी फर्क पड़ता है। तो ये भी एक इंटरनेशनल, और इसलिए हम लोगों को इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने में मुश्किल पेश आती है, तो ये भी एक डिफिकल्टी है। नंबर 4 आ जाता है नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। अब कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन होती हैं जो नॉन मॉनेटरी होती है, अब उसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाए। नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन क्या है, पहले इसको हम स्टडी कर लेते हैं। नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन सच एज सर्विसेज ऑफ पर्सन working in homes and value of output which is consumed at home usually not counted and included when while assessing national income of a country। देखिए होता ये है कि हमारी कंट्री में बहुत सारी छोटी छोटी इंडस्ट्री ऐसी हैं कि जो कि घरों में खुली हुई हैं और वहाँ पे घरों में काम हो रहा है और जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही हैं और उनकी कोई ट्रांजेक्शन अगर नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे छोटे बिजनेस ऐसे हैं कि जिनके ऊपर टैक्स टैक्स जो है वो टैक्स लिवाई नहीं होता, तो वो क्या करते हैं कि अपने इनकम को भी शो नहीं कर रहे होते हैं। जब इनकम को शो नहीं कर रहे होते हैं, अपने ट्रांजेक्शन को शो नहीं कर रहे होते, तो हम उसको काउंट भी नहीं कर सकते। तो इसी वजह से हमें ये भी डिफिकल्टी होती है। तो अब बेहतर ये होता है कि टैक्स के निज़ाम को बेहतर करने के लिए भी कि ज़्यादा हर चीज़ को रजिस्टर्ड कर लिया जाता है। तो ये कह लें कि जो हमारी कंट्री के अंदर जो रजिस्टर्ड चीज़ नहीं है, जो आमदनी रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसकी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने में हमें मुश्किल पेश आएगी। हमें नहीं पता चल पाएगा कि हमारी कितनी ट्रांजेक्शन हो रही है। अभी भी हमारे मुल्क में बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो कि घरों में खुली हैं और हमें जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है हम उसको एक उसकी एग्जैक्ट फिगर हम नहीं मालूम कर पाते। तो यहाँ तक के लिए आज का लेक्चर है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।